नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप भ्रूणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 पर थे, फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसमें हमने अंडक या गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में पढ़ा। उसके बाद में बीजांड या जो गुरु बीजाणु धानी है उसकी संरचना के बारे में हमने डिटेल से देखा। आज के इस वीडियो में हम बीजांड की संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। सबसे पहले आता है बीजोपांग या एरिल, इंग्लिश में इसको एरिल कहते हैं। यह एक प्रकार से तीसरा अध्यावरण होता है, थर्ड इंटेगुमेंट होता है। इसका निर्माण बीजांड व्रंत से बीजांड के आधार पर होता है और ये जो एरिल पाया जाता है वो प्याजी, सांटी, लीची और मृष्टिका, इनके अंदर ये एरिल है वो पाया जाता है। तो ये जो एरिल होता है इसमें देखिए ये लीची है, उसकी संरचना दी हुई है यहाँ पर। ये जो बीजांड है वो तो बीज में परिवर्तित हो गया है, ये बीज बन गया है और इसके ये जो है बीजांड व्रंत जो है, फ्यूनिकल जो है, इसने यहाँ पर एरिल है उसका निर्माण कर लिया है। तो लीची में जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है। क्या होता है? एरिल होता है। तो यहाँ तीन तरीके से प्रश्न है वो आपको पूछे जा सकते हैं। एक तो सीधा सा पूछा जाएगा कि एरिल है वो किस में पाया जाता है, तो आपको उदाहरण मिलेंगे। आपको उसमें से 4 उदाहरण है, इनमें से कोई मिलेगा। लीची है, इसका सामान्यतः पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो एरिल है इसकी उत्पत्ति या इसका निर्माण किससे होता है, तो वो बीजांड व्रंत से होता है, ये हमको याद रखना है। तीसरा जो प्रश्न है वो इनकी एक तरीके से परिभाषा आ जाती है और उसमें आपको कोई ऑप्शन मिलेंगे, एरिल, एरिलोड, एसारकोटेस्टा, बीजचोल, तो हम उसको एरिल है उसको हम पहचानना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनेंगे, सब में इसी तरीके से बनेंगे। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है एरिलोड। यह बाह्य अध्यावरण के शीर्ष से उत्पन्न होकर नीचे की ओर वृद्धि करके संपूर्ण बीजांड को घेर लेता है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट जो होता है उससे उत्पन्न होता है और इनका डुलसी है उसके अंदर एरिलोड है वो पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है सार्कोटेस्टा। जब बाह्य अध्यावरण फूलकर गूदेदार हो जाता है तो इसे सार्कोटेस्टा कहते हैं और ये मैग्नोलिया के अंदर पाया जाता है। तो ये बाह्य अध्यावरण से बनता है एक चीज, को सार्कोटेस्टा मैग्नोलिया में पाया जाता है और जब बाह्य अध्यावरण फूलकर गूदेदार हो जाता है तो उसको हम सार्कोटेस्टा कहते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रश्न हो गए यहाँ से। ऐसे ही चौथा पॉइंट है बीज चोल या कैरनकल। इसका निर्माण भी बाह्य अध्यावरण की शेष कोशिकाओं के लंबाई में बढ़ने से होता है, यानी बाह्य अध्यावरण जो है वही कैरनकल का निर्माण करता है। इसका निर्माण भी बीजांड द्वार पर शर्करा युक्त पदार्थों से होता है, माइक्रोपाइल एंड पर इसका निर्माण होता है। यह बीज अंकुरण के दौरान जल अवशोषण करके अंकुरण में सहायता करता है। और किसके अंदर पाया जाता है? ये यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में, जैसे अरंडी और जेट्रोफा। अरंडी के बीज आपने देखे होंगे, इसमें ये जो आगे की साइड बीजांड द्वार पर आगे की साइड जो स्ट्रक्चर निकली हुई होती है, ये संरचना, इसी को हम कैरनकल कहते हैं। तो पूछते हैं ये एरिल और कैरनकल जो है पूछे जाते हैं कि कैरनकल है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको वहां पर यूफोर्बिएसी कुल मिलेगा या पौधा मिलेगा, तो आपको सामान्यतः अरंडी है वो आपको मिल जाएगा। लीची के संदर्भ में पूछा जाता है कि लीची में जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है, तो वो एरिल होता है, जो एक प्रकार से तीसरा अध्यावरण होता है, इंटेगुमेंट होता है और ये बीजांड वर्ण से उत्पन्न होता है। इनको बहुत ज्यादा रटने की भी आवश्यकता नहीं है। उदाहरण आप मैन उदाहरण इसमें से देख लोगे, इसमें वो उदाहरण ही शामिल किए हैं जो सामान्यतः पूछे जाते हैं। पांचवा पॉइंट आता है ऑपरकुलम। यह ब्रेक नुमा संरचना होती है जो बीजांड द्वार पर बनती है। देखो करनकल भी बीजांड द्वार पर बन रही थी और ये ऑपरकुलम भी बीजांड द्वार पर बनती है। ऑपरकुलम जो होती है ये इनर इंटेगुमेंट से बनती है, वो
जो हमने कैरनकल देखी थी वो आउटर इंटेगुमेंट से बनती है, तो ये इनर इंटेगुमेंट से बनती है और ये लैमनेसी कुल जैसे लैमना है उसके अंदर ये पाई जाती है, ओपर्कुलम नामक संरचना। ऐसे ही छठा पॉइंट है परिभ्रूणकोश, पेरिस्पर्म। ये काफी पूछा जाता है, पेरिस्पर्म या परिभ्रूणकोश। सामान्यतः क्या होता है, जो न्यूसिलस जो होता है, बीजांडकाय जो होता है, बीजांडकाय जो हमने देख लिया है, तो बीजांडकाय जो होता है इसका उपयोग विकासशील जो भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक बनता है उसके द्वारा कर लिया जाता है और बीजांडकाय ये न्यूसिलस जो है वो खत्म हो जाता है। परंतु कुछ एंजियोस्पर्म में बीजांडकाय का कुछ भाग बीजांड में बचा रह जाता है जो बीज में भी उपस्थित होता है। देखो सामान्य स्थिति तो ये होती है जो न्यूसिलस जो होता है उसका एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में काम में ले लिया जाता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं एंजियोस्पर्म के जिसके अंदर क्या है कि बीजांडकाय बचा रह जाता है, तो बीजांड जब बीज में बदल जाता है तो वो पेरिस्पर्म जो है वो बीज के अंदर भी, ये जो बीजांडकाय जो है बीज के अंदर भी पाया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं परिभ्रूणकोश या पेरिस्पर्म हम कहते हैं। और ये पाइपरेसी यानी काली मिर्च, जिंजीबरेसी हल्दी और अदरक तथा चुकंदर, इनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये काली मिर्च है, इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि पेरिस्पर्म जो है परिभ्रूणकोश क्या है, तो ये बचा हुआ बीजांडकाय का भाग होता है और किसके अंदर पाया जाता है, काली मिर्च के अंदर, अदरक और हल्दी के अंदर पाया जाता है। सातवां पॉइंट आता है आभासी भ्रूणकोश, सूडो एम्ब्रियोसैक। पोडोस्टीमेसी कुल के सदस्यों में बीजांडकाय विघटित होकर एक पोषक गुहा बनाता है जिसे आभासी भ्रूणकोश या सूडो एम्ब्रियोसैक कहते हैं। तो सीधा सा प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि आभासी भ्रूणकोश जो है वो किस कुल की विशेषता है, तो ये सीधा पोडोस्टीमेसी कुल है उसकी विशेषता है। अगला है आठवां पॉइंट आता है बीजांडकाई चोंच, न्यूसिलर बीक, बीजांडकाई चोंच। ये देखिए इससे नाम से भी थोड़ा सा हमको पता चल जाएगा कि बीजांडकाय प्राय आंतरिक अध्यावरण के भीतर ही सीमित रहता है। हमको पता है कि बीजांडकाय अंदर की साइड ही रहता है, इनर जो इंटेग्यूमेंट है उसके अंदर की साइड रहता है, परंतु कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में इसका प्रसार बीजांड द्वार तक होता है। यूफॉर्बिएसी कुल के पौधों में बीजांडकाय की वृद्धि बीजांड द्वार से बाहर तक हो जाती है, इस वृद्धि को ही बीजांडकाई चोंच कहते हैं। तो बीजांडकाई चोंच जो होती है ये यूफॉर्बिएसी कुल की विशेषता है। आगे आता है एंडोथीलियम। आवर्तबीजी पौधों में जो गैमेपेटेली समूह है, गैमेपेटेली वर्ग के जो पौधे हैं उनके सदस्यों में बीजांडकाय विकास की प्रारंभिक अवस्था में अपघटित हो जाता है। बीजांडकाय जो होता है वो शुरू में ही उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो अब भ्रूण कोश को पोषण कौन प्रदान करेगा, तो भ्रूण कोश को जो पोषण प्रदान करने के लिए अध्यावरण की जो भीतरी परत होती है वो बीजांडकाय जैसे पोषक उत्तक का निर्माण करती है। ये गैमोपेटली जो पौधे होते हैं इनमें केवल एक इंटेगुमेंट पाया जाता है, यूनिटेगमिक होते हैं ये, तो इनमें अध्यावरण की जो भीतरी परत होती है वो पोषक उत्तक की तरह का निर्माण करती है। इस पोषक उत्तक को ही हम एंडोथेलियम या अध्यावरणी टेपिटम भी कहते हैं। और ये सूरजमुखी, पिटूनिया है, बैलेनाइटिस, इनके अंदर ये पाया जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है एंडोथेलियम जो है ये सूरजमुखी, बैलेनाइटिस और पिटूनिया है उसके अंदर पाया जाता है। जो अध्यावरण है उसकी जो भीतरी परत है वो पोषक उत्तक का निर्माण इसमें करती है। 10वां पॉइंट आता है हाइपोस्टेस एंड एपिस्टेस। देखिए ये एक ऑर्थोटॉपस टाइप का बीजांड की संरचना हमने देख रखी है। ये इसका माइक्रोपाइल एंड है और ये इधर को चैलिजल एंड है। ये आपको पता है ये बीजांड व्रंत है और ये भ्रूणकोश है, एम्ब्रियोसैक है। बीजांड में बीजांड व्रंत के संवहन पूल तथा भ्रूण कोश के मध्य बीजांडकाय की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में अलग प्रकार की होती हैं। देखिए इनको हाइपोस्टेस कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये बीजांड व्रंत है, इसका संवहन पूल है, ये एम्ब्रियोसैक है और ये एम्ब्रियोसैक को घिरे हुए ये क्या है, यहाँ पर ये न्यूसिलस है। तो यहाँ पर क्या है, न्यूसिलस या बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में अलग प्रकार की हो जाती है जिनको हाइपोस्टेस कहते हैं। ये कोशिकाएं लिग्नीकृत व मोटी भित्तियों वाली होती है
तथा भ्रूण कोश की सीमा को निर्धारित करती हैं। ये एम्ब्रियो सैक है वो ज्यादा नीचे तक नहीं आए, क्योंकि ज्यादा नीचे तक आएगा तो ये जो बीजांड व्रंत जो है ये इसके अंदर धस जाएगा, तो इसकी एम्ब्रियो सैक की सीमा को क्या कर देती हैं, ये निर्धारित कर देती हैं। हाइपोस्टेस कोशिकाएं भ्रूण कोश की वृद्धि करते समय बीजांड व्रंत में धंसने को रोकती हैं। हाइपोस्टेस एपिएसी, यूफॉर्बिएसी व लिलिएसी कुलों में पाया जाता है। ये इन कुलों की एपिएसी, यूफॉर्बिएसी और लिलिएसी कुलों की विशेषता है हाइपोस्टेस। दूसरा, बीजांड काय की कोशिकाएं भ्रूण कोश के ऊपरी सिरे में अर्थात बीजांड द्वार पर एक प्यालेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे एपिस्टेस कहते हैं। एपी मतलब ऊपर की साइड, तो ये एम्ब्रियो सैक है ऊपर की ओर, माइक्रोपाइल एंड होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूसेलस की कोशिकाएं एक प्यालेनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिससे एम्ब्रियो सैक जब वृद्धि करे तो ये बीजांड द्वार है इसमें से होकर बाहर नहीं निकल जाए, उसका काम ये होता है। एपिस्टेस भ्रूण कोश को बीजांड द्वार से बाहर निकलने में नहीं निकलने देता है। ठीक है, तो ये कॉस्टेलिया और कॉस्टस इन पौधों के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेतुक या ऑब्ट्यूरेटर। सेतुक या ऑब्ट्यूरेटर, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। निषेचन के समय पराग नलिका को बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाओं द्वारा निर्देशित किया जाता है। इन संरचनाओं को सेतुक कहते हैं। एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि सेतुक जो होता है वो क्या काम करता है। तो ये जो सेतुक है, ऑब्ट्यूरेटर जो होता है, ये जो पराग नलिका है इसको बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करता है। ठीक है, और ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, लेमिएसी, एकेंथीसी, मैग्नोलिएसी तथा एनाकार्डिएसी जो कुल हैं, उनके सदस्यों में बीजांड व्रंत है उसका आधारी भाग फूलकर सेतुक का कार्य करता है। इसे बीजांड व्रंतीय सेतुक कहते हैं। ठीक है, दूसरा, यूफॉर्बिएसी व कस्कुटेसी कुलों के पौधों में सेतुक का विकास बीजांडासन से होता है, जिसे बीजांडासनी सेतुक या प्लेसेंटल ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। निषेचन के पश्चात यह संरचना विघटित हो जाती है। तो सेतुक के संदर्भ में किस में पाया जाता है, किससे बनता है, वो तो और भी ज्यादा जटिल क्वेश्चन हो जाता है। मोटा सा हमको एक चीज याद रखनी है कि ये जो ऑब्ट्यूरेटर या सेतुक जो होता है ये पराग नलिका को बीजांड द्वार में प्रवेश करने के लिए निर्देशित करता है। देखो, पराग नलिका का प्रवेश, पराग नलिका का जो बीजांड में प्रवेश है वो हम देखेंगे आगे जब निषेचन पढ़ेंगे, तो कई तरीके से हो सकता है। लेकिन जो पराग नलिका जो एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है वो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। तो पराग नलिका बीजांड द्वार पर पहुंचे, इसका जो निर्देशन करता है वो सेतुक करता है, ऑब्ट्यूरेटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है तंतुमय उपकरण, फिलीफॉर्म एपरेटस। तंतुमय उपकरण, हमने एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है वो देखी थी, जब बीजांड की संरचना हमने पढ़ी थी तो वहां पर एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर हमने देखी थी कि उसके जो चैलेजल एंड जो होता है उस पर तो 3 एंटीपोडियल सेल पाई जाती हैं, और जो माइक्रोपाइल एंड होता है वहां पर एक अंडकोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड होती हैं, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, ये सेंट्रल सेल कहलाती है। भ्रूण कोश या इसको हम मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं में बीजांड द्वार वाले सिरे पर स्थित 3 केंद्रक अपने चारों ओर कोशिका द्रव्य एकत्रित करके अंड उपकरण या अंड समुच्चय यानी एग एपरेटस का निर्माण करते हैं। इनमें से एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये बात पहले ही क्लियर थी हमारी। अब है सहायक कोशिकाओं की बाहरी कोशिका भित्ति इनके कोशिका द्रव में अंगुली समान प्रवर्ध बनाती है। इन संरचनाओं को तंतुमय उपकरण या फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इनकी सहायता से सहायक कोशिकाएं जो बीजांड काय होता है, न्यूसिलस जो होता है, उससे भोजन अवशोषित कर भ्रूण कोश को प्रदान करती हैं। तो ये न्यूसिलस यहाँ मिलते हैं, इसके चारों ओर क्या है, न्यूसिलस मिलता है। तो ये न्यूसिलस से जो भोजन है वो अवशोषित करने का काम करती हैं। इसके अलावा ये प्रारंभिक काम हो गया ये तो, इसके अलावा यह उपकरण कुछ रासायनिक पदार्थों का भी श्रावण करता है जो पराग नलिका को आकर्षित या निर्देशित करता है। तो ये चीज भी पूछी जाती है
कि ये तंतुमय उपकरण जो है वो क्या काम करता है। फिर आपको वहां पर ऑप्शन मिलेंगे पराग नलिका को निर्देशित करने का काम, कि पराग नलिका माइक्रोपाइल एंड पर आ जाए। जो ऑब्टूरेटर जो होता है वो भी क्या काम करता है, पराग नलिका है उसको निर्देशित करने का काम करता है। और जो तंतुमय उपकरण होता है ये भी पराग नलिका को आकर्षित या निर्देशित करने का काम करता है कि वो माइक्रोपाइल एंड से ही एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करे। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनसे संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं समझता हूँ आपके सारी चीजें समझ में आई होंगी।